नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डुगू कोचिंग सेंटर में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 8th के मैथ्स के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब आज की जो क्लास रहेगी इसमें मैं आपको क्लास 8th के मैथ्स के कुछ आईएमपी क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके 5 नंबर में आएंगे। ठीक है, और ये भी बताऊंगा कि ये आपके किस चैप्टर से आएंगे और इनका सॉल्यूशन भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आप आज की क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। और ये ऐसे 5-5 नंबर के क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको जो बार बार परीक्षा में रिपीट हुए हैं। ठीक है, और पहले मैं आपको बताऊंगा 2023 में जो क्वेश्चन आए हुए थे पहले वो बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद जो है क्योंकि आपका पैटर्न जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो जिस चैप्टर से आपके 2023 में आए थे 5 नंबर के, उसी चैप्टर से आपके 24 में भी आएंगे। पैटर्न आपका सेम रहेगा। ठीक है, इसलिए आपको ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ जितने भी, ये आप इनकी प्रैक्टिस जो है अच्छे से कर लीजिएगा, जिससे कि आपका एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 2:3 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना। ये चैप्टर 3 का है, इसका सॉल्यूशन अभी मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका संलग्न पाई चार्ट एक महीने में एक परिवार के विभिन्न मदों के व्यय और बचत को दर्शाता है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये आपको एक पाई चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आपको आंसर देना है। ठीक है, क्या है पहला क्वेश्चन इसका, किस मद में व्यय सबसे अधिक है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि किस मद में जो है आपका व्यय मतलब खर्चा सबसे ज्यादा है। तो यहाँ से आप देख के बता सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है किस मद पर हुआ व्यय परिवार की कुल बचत के बराबर है। फिर सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यदि परिवार की मासिक बचत 3,000 रुपये है तो कपड़ों पर हुआ मासिक व्यय क्या है। यदि आपकी कुल बचत जो है 3,000 रुपये है तो आपके जो कपड़ों पे बचत है वो क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये अध्याय 4 का मतलब चैप्टर 4 का है आपका। ठीक है, उसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न जो है 12,600 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। ये आपका है चैप्टर नंबर 7 से। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक। देखो, एक टैंक है, कैसा है, बेलन के आकार का है। ठीक है, गोल है, जिसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितनी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके आगे बोला है कि किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है। किससे बना है, एक धातु की चादर से बना है। ठीक है, तो उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो अब हमें बताना है कि जब उसको बनाया गया है तो उसमें कितनी चादर यूज की गई है, उसको बनाने में कितने चादर का उपयोग किया गया है, ये हमें बताना है। ये जो है चैप्टर नंबर 9 से। ठीक है, अध्याय 9 से है ये आपका प्रश्न। इसके बाद अब मैं बताता हूँ आपको चैप्टर वाइज कि कौन से चैप्टर से आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं और उनका सॉल्यूशन भी बताऊंगा मैं आपको। चलो, इसके बाद है आपका जो चैप्टर नंबर 3 है अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। उससे कुछ आईएमपी क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, इनका सॉल्यूशन नीचे लिखा हुआ है, क्वेश्चंस के नीचे ही सॉल्यूशन है, तो आप उसको देख लीजिएगा। और यदि आपको सॉल्यूशन समझना है तो उसकी एक अलग से सेपरेट वीडियो हमारे उस पर यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इसका पहला प्रश्न है जो आईएमपी है कि एक सम अष्टभुज के प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। क्या है, एक सम अष्टभुज। सम अष्टभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो और कैसा हो, 8 भुजाओं वाला हो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सम अष्टभुज का बहिष्कोण क्या होता है 360 अपॉन जितने आपको पूछा है भुजाओं की संख्या कितना दी है
अष्ट, अष्ट का मतलब 8, 8 दिए तो उसके अपन में क्या रखेंगे 8, उसके बटे में हम 8 रखेंगे। ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है समबहुभुज क्या है, ये आपको बताना है, इसकी परिभाषा देना है कि समबहुभुज क्या होता है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका, अगला प्रश्न है एक समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हों। कितनी हो 9 भुजाएं। ऐसा ही सम क्वेश्चन आपको ऊपर पूछा गया था, उसमें क्या था, उसमें था सम अष्टभुज, मतलब उसकी भुजाएं कितनी थी 8 थी। इसमें क्या पूछा है कि जिसकी भुजाएं कितनी हो 9 हो। सेम आपको क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस आपको क्या रखना है, यहाँ पे वहां पे आपने 8 रखा था n की जगह पे, यहाँ पे 9 रखना है। सेम वहां पे आपका आंसर आया था 45 मतलब 45 डिग्री, और यहाँ पे आएगा आपका 40 डिग्री। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है ABCD एक आयत है तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या दिया है कि ABCD क्या है, एक आयत है। ठीक है, देखने से ही आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद आपको x का मान ज्ञात करना है, यहाँ पे जो भी है वहाँ पे क्या करना है x का मान। ठीक है, तो आयत के क्या होते हैं, सभी कोण के माप क्या होते हैं, समान होते हैं। मतलब प्रत्येक कोण की माप क्या है आपकी x डिग्री है, तो चारों को हम पहले जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद क्या आता है x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा आपका 4x, 4x के बराबर में क्या आ जाएगा आपका 360। तो यहाँ से x जो है इसके सॉरी ये जो 4 है ये उठ के यहाँ पे इसके पहले केस में था गुणा में था, यहाँ जाएगा तो इसके भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 90। ठीक है, इसको इसके भाग देने पे क्या आएगा 90। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। क्या है, आपको क्या करना है, एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, अभी तक आपको भुजाएं दी रहती थी और आपको कोण ज्ञात करना रहता था, लेकिन इसमें क्या दिया है आपको, इसमें आपको कोण दिया है 60 डिग्री दिया है। अब आपको भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, हमें इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, सेम हमारा बिल्कुल पैटर्न वही रहेगा। आपको 360 रखना, वहां भी रखना था, यहाँ भी रखना है। बस उसमें क्या हो जाएगा आपका कि उसके 360 के बटे में जो है वहां पे हम जो भी संख्याएं दी रहती थी भुजाओं की, जैसे 6 दिए 8 दिए 9 दिए, तो उसको रखते थे। यहाँ पे हमें कोण दिया है तो उस कोण को रख दिया, बस दोनों को हमने भाग कर दिया, क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा, भुजाओं की संख्या आ जाएगी। ठीक है, सेम ही पैटर्न है आपका, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। इसके बाद अगला प्रश्न है एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 45 डिग्री है। ये आपका 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके 2023 में पूछा गया है। देखिए ऊपर जो सेम क्वेश्चन अभी हमने समझा था बिल्कुल वही का वही यहाँ पे दिया है, बस वहां पे हमें 45 की जगह कितना दिया था 60 दिया था। हमारा फॉर्मूला वही लगेगा इसमें। ठीक है, सूत्र जो है उसी सूत्र का प्रयोग हम इसमें करेंगे। क्या हो जाएगा 360 बटे 45, इसको हम भाग करेंगे, आंसर हमारा कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है दी गई आकृति में x कोण की माप ज्ञात कीजिए। ये जो आपको आकृति दी गई है इसमें आपको x कोण का माप ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब इसकी माप ज्ञात करना है। ये हमें 90 का दिया, ये 60 का, ये 90 का है, ये 60 का है, ये 110 का है, और ये जो x है इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, किसी बहुभुज के लिए y कोण का योग का मान क्या होता है, योग कितना होता है 360। ठीक है, तो अब हमें इसका दिया, ये इसका दिया, इसका दिया है, और इसका हमें निकालना है। तो सबको हम क्या करेंगे आपस में प्लस कर देंगे, मतलब 90 प्लस 60 प्लस 110 प्लस x बराबर में क्या रखेंगे 360। इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 260, और प्लस में x चल ही रहा था जब हमारे पास यहाँ पे 260 जो है इसके साथ प्लस में है। ठीक है, तो ये बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 360 माइनस 260, तो जब हम इसको इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास x का मान क्या निकल के आएगा 100। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है आपका नीचे दिए गए समलंब PQRS में
x का मान ज्ञात कीजिए। ये जो आपको समलंब दिया गया है इसमें क्या करना है आपको, पी क्यू आर एस में आपको x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, दिए गए समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण आर बराबर कितना दिया है आपको, 80 डिग्री हो तो अन्य सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। यदि आपको ये जो दिया गया है पी क्यू आर एस, इसमें यदि आपका ये जो एंगल आर है, कोण आर जो है आपका 80 डिग्री दिया गया है, तो आपको बाकी सभी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, एक बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 108 है। इसकी इनकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, यह आपको बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, देखिए, किसी समबहुभुज के बहिष्कोण का अंतःकोण से अनुपात 1:4 है। ठीक है, कितना दिया आपको अनुपात, 1:4। तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इस अनुपात कितना दिया है आपको, पहले तो ये दिया है आपको 1:4। इसके बाद बहिष्कोण कितने हैं आपके पास, 1, तो उसको हमने मान लिया x, तो ये हो जाएगा आपको 1x। उसके बाद अंतःकोण कितना है आपका, 4। ठीक है, बहिष्कोण 1, अंतःकोण 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4x। अब क्या होगा, यहाँ पे x प्लस, यहाँ पे 1 नहीं आता है क्योंकि x के साथ हम 1 नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 4x इज इक्वल टू, इसके जो बहिष्कोण और अंतःकोण का वो होता है, क्या कहते हैं, इनका योग वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे 4x प्लस x क्या हो जाएगा आपका, प्लस होगा दोनों 5x, और इसके बराबर में क्या रखेंगे हम, 180। ठीक है, तो यहाँ से ये इसके गुणा में है, फिर यहाँ पे जब हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा इसके भाग में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 180/5। तो जब इसको हम भाग करेंगे, इसको काटेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 36। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो 36 निकल रहा है वो तो हमारा क्या निकल रहा है, डिग्री में निकल रहा है, मतलब कोण निकल रहा है, 36 डिग्री का एक कोण निकल रहा है। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या कैसे निकालेंगे, भुजाओं की संख्या निकालने का सिंपल फॉर्मूला है 360 बटे जो भी आपका कोण दिया हो, तो कोण कितना निकाला हमने, 36। तो यहाँ पे रखेंगे 36, 360 बटे 36 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 10। मतलब भुजाओं की संख्या आपकी कितनी होगी, 10। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए समांतर चतुर्भुज में x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये जो आपका समांतर चतुर्भुज दिया गया है, इसमें आपको x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 2:3 है। समांतर चतुर्भुज के जो दो आसन्न कोण हैं उनका अनुपात कितना दिया आपको, 2:3 दिया है। तो अब हमें बताना है समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप बताना है आपको। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करना है आपको। ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2023 में पूछा गया है, मतलब पिछले साल जो एग्जाम हुआ था उसमें आपको पूछा गया था ये क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन ये है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो प्रश्न है आपका, ये है अध्याय 4 से, मतलब यहाँ से अब स्टार्ट हो रहा है आपका अध्याय 4। ठीक है, मतलब चैप्टर 4। चैप्टर 4 में से पहला प्रश्न है आपका, एक पासे को फेंकने पर संख्या 7 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। देखो, अब यहाँ पे बात आती है, एक पासे में कितने वो होते हैं, नंबर होते हैं, टोटल कितने होते हैं, कितनी संख्याएं होती हैं, 6। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 देने वाले परिणामों की संख्या क्या होगी, 0, क्योंकि 7 तो उसमें होता ही नहीं है।
और परिणामों की कुल संख्या क्या होगी 6। अब बात आती है यहाँ पे कि संख्या 7 प्राप्त करने की प्रायिकता निकालेंगे हम, तो यहाँ पे 7 तो होता ही नहीं है, मतलब 0 रखेंगे तो 0/6, मतलब हमारा आंसर क्या आएगा 0। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा है, यदि एक पासे को एक बार फेंकें तो परिणाम 2 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। यदि हम किसी पासे को कितने बार फेंकें, एक बार, और परिणाम कितना निकलना चाहिए 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, 2 देने वाले परिणामों की संख्या, मतलब कि 2 हमें कितने बार में चाहिए, एक बार में, और प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या कितनी है 6, तो हमें एक बार में चाहिए और टोटल कितने नंबर है 6, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 1/6। चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं। एक थैले में 5 लाल गेंदें और 3 पीली गेंदें हैं। एक थैला है आपके पास, उसमें कितनी 5 लाल गेंदें हैं और 3 पीली गेंदें हैं। तो थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब आपको ये बोला गया है कि आपको थैले में देखना नहीं है और आपको थैले में हाथ डाल के और लाल गेंद निकालना है। तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपके पास टोटल गेंदें कितनी हैं, देखो लाल गेंदें कितनी हैं 5 हैं, और पीली गेंदें कितनी हैं 8 हैं, सॉरी 3 हैं। अब हम जब लाल और पीली गेंदें आपस में जोड़ देते हैं तो आपके पास निकलती हैं कुल गेंदें। तो कुल गेंद कितनी हो जाएंगी 8, कितनी होंगी 8। चलो इसके बाद हमें कौन सी निकालनी है, लाल गेंद निकालनी है, वो भी बिना देखें। तो लाल गेंद कितनी है 5 हैं, कितनी है 5। अब लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता जो होगी वो होगी, देखो लाल गेंद की संख्या कितनी 5 और टोटल गेंदें कितनी 8, तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है 5/8, क्योंकि 5 में से कोई सी भी निकल सकती है आपकी। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, देखो क्या है। जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। एक पासा है आपके पास, उसको फेंका जाता है तो हमें ये 2 परिणाम प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब देखो पहला क्या है, 4 से बड़ी एक संख्या हो, क्या हो 4 से बड़ी एक संख्या हो। तो 4 से बड़ी, देखो टोटल नंबर कितने होते हैं पासे में आपके 6 होते हैं, ठीक है। टोटल कुल संख्याएं कितनी होती हैं पासे में 6 होती हैं। अब उसने पूछा है कि 4 से बड़ी, 4 से बड़ी मतलब उसमें 4 नहीं आएगा, तो 4 से बड़ी कौन कौन सी होती है आपकी 5 और 6, 2 होंगी, तो ये 2। उसके बाद 4 से बड़ी संख्या नहीं हो, 4 से बड़ी नहीं हो, 4 तो हो लेकिन 4 से बड़ी ना हो, तो 1 2 3 और 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद अगला प्रश्न है, देखते हैं इसको। निम्न दंड आलेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। तो दंड आलेख को देखकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह आपका एक आलेख दिया गया है, इसको आप अच्छे से देखिए। अब इसके आपको आंसर देना है। देखिए पहला क्या है, इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। तो क्या सूचना दी गई ये आपको यहाँ से मिलेगा, क्या है कि शैक्षिक वर्ष तथा विद्यार्थियों की संख्या बताई गई है, ठीक है। शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है, ये आपका पहले का आंसर। दूसरा है, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई। तो किस में हुई, देखो ये अलग ही दिख रहा है, 2007 और 8 में ये सबसे आपका हाई जा रहा है, ये 2007 और 8 में। तीसरा है, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। अब अधिकतम पूछा है तो अधिकतम हम कहाँ देखेंगे, कौन से वर्ष में है, देखो 2008 में, लेकिन कितनी है तो वो हमें मिलेगा यहाँ अधिकतम 350। कितने 350। अब इसका अगला प्रश्न है कि बताइए कि यह सत्य है या असत्य। आपको इसमें से ट्रू या फॉल्स बताना है कि 2005-6 में विद्यार्थियों की संख्या 2003-4 की तुलना में दुगनी है
अब यहाँ से पूछा है, देखो यहाँ फिर आते हैं कि 2005 और 6 में विद्यार्थियों की संख्या 2003 और 4 की संख्या की दुगनी, इसकी डबल है क्या ये? इसमें कितनी थी 100 और इसमें कितनी है आपकी 250। ये तो असत्य होगा, क्यों? क्योंकि डबल यदि होती तो 100 का तो 200 होता, मतलब 4 और 5 में होता, लेकिन यहाँ पूछा गया 5 और 6 का, इसलिए ये क्या होगा? असत्य। अब इसके बाद अगला प्रश्न आता है, चलो सेम है आपका, उसमें आपको क्या दिया गया था? एक दंड आलेख दिया था, इसमें द्विदंड आलेख दिया है। ठीक है, क्या है? निम्नलिखित आलेख में 2 शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। तो द्विदंड आलेख को देखकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको आलेख को आपको देना है, ये इसके प्रश्न, ये इसको देखना है और ये इसके दिए गए हैं प्रश्न। क्या है? पहला कि इस द्विदंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है? क्या सूचना दी गई है? कि विद्यार्थियों द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त अंक दर्शाए गए हैं। दूसरा क्या है? किस विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है? तो कौन से में हुआ है? ये हुआ है आपका गणित में। ठीक है, क्योंकि गणित में देखिए पहले कितना लो था, मतलब पहले कितने कम नंबर आए थे, उसके बाद ये देखो कितनी अच्छी स्पीड पकड़ी उन्होंने, कितना अच्छा रिकवर किया है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है? किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई है? अब यहाँ से आप देखिए, इसमें तो पहले कम थे, इसमें बढ़ गए, कम थे बढ़ गए, कम थे बढ़ गए, इसमें पहले बड़े थे, इसमें फिर क्या हो गया? कम हो गए। मतलब अंग्रेजी में इसमें पहले क्या थे? हाई थे, फिर यहाँ से लो हो गया उनका प्रदर्शन। चलो अगला प्रश्न है, किस विषय में प्रदर्शन में समान रहा है? तो किस में समान रहा? यहाँ तो अभी हम देखते हैं एक बढ़ रहा है, घट रहा है, एक बढ़ रहा है, घट रहा है, एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है। यहाँ पे जो है ना बढ़ा है ना घटा है, मतलब सेम रहा है। प्रदर्शन कैसा रहा उनका? सेम, हिंदी में। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? दिए हुए पाई चार्ट, मतलब ये जो आकृति दी है आपको, पाई चार्ट दिया हुआ है, के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या है आपका? देखो, किस प्रकार के कार्यक्रम अधिक देखे जाते हैं? तो ये दिए हुए पाई चार्ट से आपको किस प्रकार का कार्यक्रम जो है अधिक देखा जाता है? तो ज्ञानप्रद तो मात्र 10 लोग देखते हैं, 10% लोग देखते हैं। समाचार जो है 15% देखते हैं, खेल 25% और मनोरंजन की चीजें जो है वो 50% लोग देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मनोरंजन कार्यक्रम सबसे अधिक देखे गए। ठीक है, पाई चार्ट के क्वेश्चन जो है वो आपको बहुत सरल होते हैं। ठीक है, और आलेख वाले की भी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऊपर उसमें देखना है और नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं आपको देख देख कर उनके आंसर देना है। चलो अगला प्रश्न है, किन 2 प्रकार के कार्यक्रमों को देखने वालों की कुल संख्या खेलों के कार्यक्रम को देखने वालों की संख्या के बराबर है? अब ये आपको बताना है। देखो खेल कितने प्रतिशत है? 25%। अब हमें बताना है कि ऐसे कौन से 2 कार्यक्रम हैं, कौन से 2 कार्यक्रम हैं जो कि यदि हम उन दोनों कार्यक्रमों के प्रतिशत को जोड़ देते हैं तो हमें खेल का प्रतिशत प्राप्त हो। खेल कितना है? 25%। अब हमें सीधा से दिख रहा है यहाँ पे कि 15% जो है आपका समाचार है और ज्ञानप्रद जो है 10% है। 15 और 10 को जोड़ते हैं तो 25, मतलब ज्ञानप्रद और समाचार कार्यक्रमों को देखने वालों की संख्या जो है खेल के कार्यक्रमों को देखने वालों की संख्या के बराबर होगी। ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं अब। अगला प्रश्न है आपका, चलो अगला प्रश्न है आपका, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, तो इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, ये जो आंकड़े हैं ये आपको पाई चार्ट के द्वारा बताना है। देखो भाषा दी है आपको, यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या दी है, मतलब कितनी, कौन सी भाषा है जो कितने विद्यार्थी बोलते हैं। तो हिंदी भाषा कितने बोलते हैं? 40। अंग्रेजी भाषा कितने बोलते हैं?
25, मराठी भाषा कितने बोलते हो 15, तमिल भाषा 10 और योग जो है इनका मतलब टोटल है 90। ठीक है, चलो तो इसका सॉल्यूशन ये लिखा हुआ है, आप इसको देख लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है कि संलग्न पाई चार्ट में एक महीने में एक परिवार के विभिन्न मदों में व्यय और बचत प्रतिशत में को दर्शाता है। तो इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्रश्न जो है मैंने शुरुआत में बताया था आपको, जब स्टार्टिंग हुई थी वीडियो की, उसमें मैंने क्या बताया था कि ये जो है ये 2023 में आपको पूछा गया है और मैंने आपसे बोला था कि इसका आंसर जो है मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये रहा उसका आंसर। ठीक है, चलो इसके बाद अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। जब एक पासा फेंका जाता है आपका, ठीक है, तो उसमें क्या है ये आपको बताना है। ये जो नीचे आपके क्वेश्चन दिए हैं इनके आंसर देना है। पासे में टोटल कितनी संख्या होती हैं? 6 होती हैं। अब देखो 5 से बड़ी एक संख्या, तो 5 से बड़ी एक संख्या में आपका क्या होगा? 5 से बड़ी एक संख्या मतलब आपका एक ही बचा 6। तो यहाँ पे कितने परिणाम आ सकते हैं? केवल एक ही आ सकता है। ठीक है, तो आपका टोटल कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 6। और आपका परिणाम कितने निकल सकते हैं? क्योंकि संख्या तो आपके पास एक ही है तो एक ही परिणाम निकलेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1/6 इसका आंसर। अब दूसरा प्रश्न क्या है? 5 से बड़ी संख्या नहीं। अब 5 से बड़ी संख्या नहीं का मतलब क्या होता है कि आपको 5 से जो संख्या बड़ी नहीं होनी चाहिए। 5 तो हो सकता है उसमें लेकिन उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब आपका क्या क्या रह सकता है उसमें? 1 रह सकता है, 2 रह सकता है, 3 रह सकता है, 4 रह सकता है और 5 रह सकता है। ठीक है, तो इनमें से आपको कोई सी भी संख्या प्राप्त हो सकती है। मतलब टोटल नंबर आपके कितने हो जाएंगे? 5। टोटल नहीं, मतलब उसका जो परिणाम निकल सकते हैं वो आपके 5 निकल सकते हैं और कुल परिणाम कितने होंगे आपके? 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5/6। अब अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या मतलब जो किसी से नहीं कटे, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी आपकी? 2 होगी। कितनी होगी? 2। अब उसमें अनुकूल परिणाम कितने निकल सकते हैं आपके? केवल एक ही निकल सकता है। कितने निकल सकते हैं? केवल एक। तो इसका क्या हो जाएगा? अभिष्ट प्रायिकता क्या होगी इसकी? अनुकूल परिणाम कितने निकलेंगे आपके? 1 और कुल परिणाम कितने? 6। तो कितना क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1/6। चलो अब अगला प्रश्न है कि सम संख्या। तो सम संख्या कितनी है? सम संख्या आपकी कौन कौन सी हो सकती है 1 से लेकर 6 के बीच में? तो वो कौन सी होंगी? 2, 4 और 6। मतलब जो 2 के पहाड़े से आराम से कट जाए तो क्या होंगी? देखो 2, 4 और 6। अब आपके अनुकूल परिणामों की संख्या टोटल कितनी है? आपका 1, 2 और 3। ये आपके अनुकूल परिणाम हो गए और कुल परिणाम कितने होंगे? 6। तो अनुकूल मतलब ऊपर रखेंगे इसको और कुल परिणाम नीचे, मतलब क्या हो जाएगा आपका? 3/6। तो जब हम इसको काटेंगे तो हमारे पास आंसर क्या मिलेगा? 1/2। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है आपका, दिए गए आंकड़े किसी राज्य के वार्षिक उत्पादन को दर्शाते हैं। ये जो आंकड़े आपको दिए गए हैं ये एक कोई सा राज्य है जिसके वार्षिक उत्पादन को, मतलब उसमें एक साल में कितना उत्पादन होता है उसको दर्शाते हैं। तो इन आंकड़ों को आपको पाई चार्ट से प्रदर्शित करना है। किससे करना है? पाई चार्ट से। चलो यहाँ पे उत्पाद देखते हैं, मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जो वहां पे बनाई जाती हैं या उगाई जाती हैं। ठीक है, और वार्षिक उत्पादन जो है आपका टन में है। ठीक है, तो गेहूं कितने टन है? 2750। शक्कर 2500 मतलब 2500। और चावल जो है आपके 1500, 1500। ठीक है, ये आपके क्या हो गए? उत्पादन हो गया, वार्षिक उत्पादन। अब यहाँ पे इसका ये सॉल्यूशन है, देख लीजिए।
चलो अगला प्रश्न है, ये जो अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका 7 चैप्टर अध्याय 7। इसमें से भी कुछ 5 नंबर के आईएमपी बता रहा हूँ, मतलब इसमें से टोटली आईएमपी बता रहा हूँ जो 5 नंबर में भी आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने आपको 3-4 चैप्टर के बता दिए, अब यहाँ से ये है 7 चैप्टर। ठीक है, देखो इसका पहला प्रश्न क्या है कि 10,000 की राशि 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है, तो इस राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज का परिकलन कीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पे मूलधन दिया ये 10,000, यहाँ पे दर दी है कितनी दी, 15% समय 2 वर्ष दिया है। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज का जो है फॉर्मूला होता है, क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय, और इसके पूरे के बटे में क्या रहता है, 100। तो यहाँ से आप उसका फॉर्मूला वैल्यू रख दीजिए, इसका आंसर निकल आएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देखो अगला प्रश्न है कि रुपए 375 का 15% ज्ञात कीजिए। अब आपको 375 का 15% निकालना है। ठीक है, 375 का क्या करना है, 15% निकालना है। तो 375 का 15% निकालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, 375 गुणित 15/100, क्योंकि प्रतिशत जिसमें लगा है उसके बटे में हमें 100 रखना है। ठीक है, इससे आपका निकल आएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 2:5 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। यह आपका प्रश्न जो है 2023 में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये आपको प्रतिशत में परिवर्तित करने वाले क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा आप, इनके आने के चांस ज्यादा है। ठीक है, देखिए 2:5 को हमें प्रतिशत में बदलना है, उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 2/5 गुणित 100/100। बस इसका यहाँ पे इसको सॉल्व कर देना, इसका राइट आंसर निकल आएगा। चलो इसके बाद अगला प्रश्न है, देखो 5% वार्षिक दर से 15,000 का 2 वर्ष के लिए अंत में ब्याज और भुगतान की जाने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए। मतलब आपको कुल राशि निकालना है कि ब्याज और भुगतान दोनों प्लस करके निकालना है। तो ब्याज और भुगतान निकालने, जब हम दोनों साथ निकालते हैं उसको हम बोलते हैं मिश्र धन निकाल रहे हैं। क्या बोलते हैं, मिश्र धन निकाल रहे हैं। इसके लिए आपको पहले तो साधारण ब्याज निकालना है, उसके बाद साधारण ब्याज निकल आएगा तो जो भी आपका ब्याज निकलता है वो आपको मूलधन आपको कितना दिया है 15,000, उसमें आपको प्लस कर देना है। ठीक है, मतलब जोड़ देना है, तो आपका जो है मिश्र धन निकल आएगा। ठीक है, चलो इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका है कि रुपए 8,000 का 2 वर्ष का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे भी क्या करना है, मिश्र धन ही ज्ञात करना है। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 10,000 रुपए का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, क्या करना है आपको कि 10,000 का 2 वर्ष के लिए आपको रेट मतलब दर क्या दिए 5%, इससे आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। यदि ब्याज जो है वार्षिक संयोजित होता है, उसका सॉल्यूशन ये है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 12,060 का 2 वर्ष का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित किया जाता है। ये भी आपको जैसा ऊपर प्रश्न पूछा गया था वैसा ही सेम प्रश्न है आपका, बस यहाँ पे क्या है कि आपको मूलधन, दर और समय जो है आपका चेंज कर दिया है। समय तो खैर वही है 2 वर्ष, बस यहाँ पे क्या है दर और मूलधन चेंज कर दिया है। ठीक है, चलो इसका अब अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है आपका ₹45,000 पर 12% वार्षिक दर से 5,000 के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, 45,000 आपका मूलधन दिया है, इसमें दर आपकी 12% दी है और समय कितना दिया है, 5 वर्ष। इसमें आपको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और साधारण ब्याज निकालना है, फिर इनके बीच में आपको अंतर निकालना है। ठीक है, चलो इसके बाद अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। एक प्रयोगशाला है, उसमें कोई सा एक प्रयोग किया गया जो निश्चित है, उसमें बैक्टीरिया की संख्या 5% प्रति घंटे, मतलब 1 घंटा में आपका 5% बढ़ेगा। ठीक है, तो उससे बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या आपको ये दिए इतनी थी, तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या आपको निकालनी है। ठीक है, चलो ये आपका दिया है इसका आंसर। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आपका 2% वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2022 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या जो है वो 64,000 हो गई। ठीक है, तो उसमें आपको बताना है कि 2025 में जनसंख्या कितनी होगी। 2022 के अंत में 2% के हिसाब से बढ़ रही थी तो 64,000 हो गई। अब हमें बताना है कि 2025 में कितनी होगी, तो ये आपका देख लीजिए आंसर। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये जो प्रश्न है अब आगे के, ये है आपके अध्याय 9 क्षेत्रमिति से। ठीक है, किससे, क्षेत्रमिति से, चैप्टर 9 है जो आपका। उसमें आपका पहला प्रश्न है, एक घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घन की भुजा आपको दी है 10 सेंटीमीटर, तो आपको इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करना है। मतलब कि आपको घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू, मतलब ब्रैकेट में L + L इंटू L। ठीक है, तो आपको भुजा कितनी दी है, L मतलब लेंथ कितनी दी है आपको 10 सेंटीमीटर। तो इसमें बस फॉर्मूले में आपको पुट करना है वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद आपका आंसर निकल आएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निम्न मतलब ये आपको जो नीचे बेलन दिया गया है, इसका आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां से आपको त्रिज्या कितनी दी है 2 मीटर और ऊंचाई कितनी दी है 2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो त्रिज्या, इसका मतलब आपको व्यास दिया गया है। क्या दिया है, व्यास दिया है आपको 2 मीटर, तो इसकी आपको त्रिज्या निकालनी है। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, 2/2, तो उसका व्यास त्रिज्या कितनी निकलेगी 1 मीटर। अब यहाँ पे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2πr और r+h। बस इसमें आपको जो जी आपका सूत्र है, इसमें आपको वैल्यू रखना है, आंसर निकल आएगा। ये उसका पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, चलो इसके बाद अगला प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, उसका होता है a³। ठीक है, तो a³ मतलब आपको a कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो मतलब 5 का क्यूब कितना होगा 125। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 250 मीटर स्क्वायर तथा ऊंचाई 2 मीटर है। आपको एक बेलन दिया है, उसका आधार मतलब बेस का क्षेत्रफल कितना है 250 मीटर स्क्वायर तथा उसकी ऊंचाई मतलब हाइट h कितनी दी है, वो दी है 2 मीटर। तो आपको क्या करना है, बेलन का आयतन निकालना है। अब बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल और इनटू में ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल कितना दिया आपको 250 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर,
तो दोनों का इंटू करेंगे तो 250 इंटू 2 मतलब 250 गुणित 2 कितना होगा 500 मीटर क्यूब। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। अब देखो आपने एक कागज लिया जिसकी चौड़ाई कितनी थी 21 सेंटीमीटर, कितनी थी 21 सेंटीमीटर, और वो कागज कैसा था आपका आयताकार था। कैसा था आयताकार। अब उसको जब हमने आयताकार कागज को मोड़ लिया उसके बाद उसका एक क्या बना लिया हमने बेलन बना लिया, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी थी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। उसका एक बेलन बनाया और उसकी त्रिज्या कितनी रखी हमने 20 सेंटीमीटर रखी। तो आपको बताना है कि बेलन का आयतन कितना होगा। क्या निकालना है बेलन का आयतन आपको जो है निकालना है। तो उसका बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू आपको 22/7, आर आपको 20 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या जो रखी थी, ठीक है, उसका स्क्वायर मतलब 2 बार 20, और आपको उसको ऊंचाई कितनी दी है, ऊंचाई मतलब चौड़ाई एच कितनी दी थी 21 सेंटीमीटर। तो आपको 21 रखना। उसके बाद आयतन पूछा है तो उसका आंसर किस में आएगा, क्यूब में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और पृष्ठीय क्षेत्रफल 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हमें ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है जिसकी उन्होंने त्रिज्या दे दी है कितनी 14 सेंटीमीटर दे दी, और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दे दिया है। कितना दिया है, वो दिया है उन्होंने 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये है उसका सॉल्यूशन, और आगे भी है। चलो ये है, ठीक है। इसमें हाइट कितनी निकल के आ रही है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, कितनी 8। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हमें यहाँ पे निकालना है घन की भुजा और उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमारे पास क्या होगा, घन की भुजा कितनी होगी 4a स्क्वायर, उसके बराबर में हम क्या रखेंगे 400। बस दोनों को क्या करेंगे हम भाग देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा 100, इसका स्क्वायर जो है इधर जाएगा और क्या हो जाएगा रूट बन जाएगा। उसके बाद रूट से बाहर किस में निकलेगा 10 सेंटीमीटर इसका आंसर। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका ये है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु के एक चादर से बना हुआ है। उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। ये जो प्रश्न है आपका 2023 का है, जिसका मैंने पहले बताया था आपको और बोला था कि इसका सॉल्यूशन मैं बाद में बताऊंगा। चलो इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ अब आपको। ये है उसका सॉल्यूशन यहाँ से, ठीक है। बेलनाकार टैंक की त्रिज्या कितनी यहाँ पे 7 मीटर है, ऊंचाई कितनी है 3 मीटर है। फिर टैंक को बनाने के लिए चादर मतलब कितनी लगी, तो वो हो जाएगा आपका बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है आपका 2 पाई आर प्लस एच। बस इसमें वैल्यू रखना आपको, उसका आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको 5-5 नंबर के जो है पूरे प्रश्न बता दिए, ठीक है। और यदि इनका आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, इसका सॉल्यूशन भी हम आपको उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि ये जो सॉल्यूशन हम दिखा रहे हैं यही आप करो, आपके स्कूल में भी दूसरे प्रकार से करवाया हो, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि जो बेनिफिट आपको मिल रहा है वो आपके दोस्तों को भी मिल सके। धन्यवाद।